सेट आप समझ लें कि बेसिक इंटरफेस है बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सो सॉफ्टवेयर में आप जो कुछ भी लिखते हैं वो फाइनली एक इंस्ट्रक्शन सेट में ट्रांसलेट होता है, और फिर इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो आगे बताता है हार्डवेयर को कि क्या करना है। सो इंस्ट्रक्शन सेट आप समझ लें एक कंप्यूटर की वोकैबुलरी है, जिस तरह से उर्दू जुबान की एक वोकैबुलरी है, उसके लफ्ज हैं कि जो उर्दू जुबान में ये सारे अल्फाज हैं। तो आपने कोई भी जुमला अगर उर्दू में लिखना है तो आपने उर्दू के लफ्ज इस्तेमाल करने हैं, इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश के वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। उसी तरह से हर जो प्रोसेसर है उसका अपना एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है, और वो सिर्फ उस इंस्ट्रक्शन सेट में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो उसको रिकग्नाइज करता है और उसके ऊपर वो एक्ट करता है। उसके अलावा कोई और इंस्ट्रक्शन उसके लिए बिल्कुल बेमानी होती है या इनवैलिड होती है। तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपका हार्डवेयर रिकग्नाइज करेगा, उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। ठीक है, और ये लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं। नॉर्मली आप समझ लें ज्यादा से ज्यादा 50, 60, 100, 110, इससे ज्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं होती। और दूसरी बात इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में याद रखने वाली ये चीज है कि इंस्ट्रक्शन सेट हर प्रोसेसर का मुख्तलिफ होता है। इवन कोर i7 और कोर i5 के भी इंस्ट्रक्शन सेट में कुछ डिफरेंसेस होंगे। एप्पल का इंस्ट्रक्शन सेट बिल्कुल और है। आर्म एक प्रोसेसर है, ये जो आपके मोबाइल फोन्स में इस्तेमाल होता है, इसका इंस्ट्रक्शन सेट बिल्कुल और है। हाँ, आप जब प्रोग्राम लिखते हैं तो वो इनमें से किसी भी हार्डवेयर पे चल जाता है, क्योंकि जो कंपाइलर है वो उस हार्डवेयर के हिसाब से उसको कंपाइल करता है, उसके इंस्ट्रक्शन सेट के हिसाब से। तो क्लियर हो गया कि इंस्ट्रक्शन सेट क्या है? कोई बंदा रिपीट करेगा, व्हाट इज एन इंस्ट्रक्शन सेट? हाँ जी, कोई नहीं। सर जो हार्डवेयर के हिसाब से आपके इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है सिंपली, तो उसको इंस्ट्रक्शन सेट कर नहीं, ये तो नहीं है। और कोई स्टूडेंट बताएगा इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है? सर ये कि मतलब जो यूज़र के लिए आसान चीज़ जो वो अपनी लैंग्वेज में भेजे, और इंस्ट्रक्शन सेट जो है उसको मतलब इस तरह से मॉडिफाई करके सॉफ्टवेयर डिफरेंस होते हैं कि उनमें चेंज कर दे मशीन लैंग्वेज में। अच्छा, इंस्ट्रक्शन सेट जो है ना वो वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी तो पता है ना क्या होती है? यस सर। तो हर हार्डवेयर की अपनी इंस्ट्रक्शंस हैं जो वो एग्जीक्यूट करेगा। वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं उस प्रोसेसर का। इंटेल का अपना इंस्ट्रक्शन सेट है, किसी और का अपना इंस्ट्रक्शन सेट है। ठीक है, सो आपकी जो टाइम होता है वो फाइनली जो ये कन्वर्ट होता है ना असेंबली में, तो जो असेंबली की जो इंस्ट्रक्शंस होती है ना उनको हम इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। आप इसको इस तरह समझ लें। ओके सर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अच्छा, सो नाउ सो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर से क्या मुराद है? ये है इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड लो लेवल सॉफ्टवेयर, standardizes instructions, machine language bit patterns. Advantages allows different implementation of the same architecture. Disadvantage sometimes prevents adding new innovations. यानी इसका स्लाइड का मतलब क्या है कि ये जो है ये आपको अलाउ ये करता है, इसका फायदा ये होता है कि ऊपर आप एक ही लैंग्वेज में जो कोड है वो किसी भी नीचे हार्डवेयर के ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि आप हार्डवेयर में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप जैसे ही हार्डवेयर चेंज करेंगे आपका इंस्ट्रक्शन सेट चेंज हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन सेट चेंज होगा तो इसका मतलब है जो आपका प्रीवियसली कंपाइल्ड प्रोग्राम है वो उस पर चलेगा नहीं, और आपको एक नया कंपाइलर चाहिए होगा नए हार्डवेयर के लिए, ताकि उसकी वोकैबुलरी में फिर वो नए वर्ड्स भी हों जो नए इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर आए हैं। तो इंस्ट्रक्शन सेट को बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं किया जाता, नहीं तो अदरवाइज अगर हर प्रोसेसर जो आप नया कंप्यूटर खरीदें
उसमें नए मॉडल का प्रोसेसर हो, उसका इंस्ट्रक्शन सेट नया हो, तो आपके पुराना जितना भी सॉफ्टवेयर था वो उसके ऊपर चलना ही बंद हो जाएगा। क्लियर है? सो यू हैव टू मेक चेंजेस कि इंस्ट्रक्शन सेट आपका चेंज ना हो, या कम से कम 10 साल 5 साल वो स्टेबल रहे, और उसके बाद फिर उसमें आप मॉडिफिकेशंस करें। सर नहीं, ये क्लियर है ये? इसको दोबारा रिपीट कर लें। देखिए, आपका जो कंपाइलर है ना, मसलन मैं इसको मिसाल देता हूँ, कंपाइलर आपका एक तरह का ट्रांसलेटर है, ठीक है? आपने प्रोग्राम अपना लिखा उर्दू में, कंपाइलर ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब कंपाइलर को इंग्लिश भी आनी चाहिए और उर्दू भी आनी चाहिए, दोनों लैंग्वेजेस आएंगी तो उसको पता होगा ना कि उर्दू के किस लफ्ज का इंग्लिश में क्या कौन सा इक्विवेलेंट वर्ड है। ऐसा ही है ना? यस सर। अच्छा, अब आप समझ लें कि उर्दू आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, सी है, ठीक है? और इंग्लिश जो है वो आपकी असेंबली लैंग्वेज है, वो आपके इंस्ट्रक्शन सेट है। अब अगर आपका नीचे इंस्ट्रक्शन सेट चेंज हो जाए, यानी इंग्लिश की जगह अब आप कहें कि जर्मन आ गई है, तो वो जो कंपाइलर था जो उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था, वो उसको उर्दू से जर्मन में तो नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसको तो सिर्फ इंग्लिश और उर्दू आती थी। ऐसा ही है ना? यस यस सर। तो इसका मतलब आपका उर्दू का प्रोग्राम जो है अब वो जर्मन में नहीं चलेगा, अनलेस कि आप एक और कंपाइलर लें जिसको जर्मन और उर्दू आती हो, तो वो जर्मन से उर्दू से उसको जर्मन में ट्रांसलेट करेगा। तो इंस्ट्रक्शन सेट जो है ये वो जर्मन या इंग्लिश है, और ये सॉफ्टवेयर जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ये आपका उर्दू है, ठीक है? तो नीचे इसने ट्रांसलेट करना है, सो इट हैज टू नो कि इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी हैं। तो आप जब इंस्ट्रक्शन सेट को चेंज कर देंगे तो दैट मीन्स आपने लैंग्वेज चेंज कर दी। जब आपने लैंग्वेज चेंज कर दी तो इसका मतलब है कि अब वो ट्रांसलेशन नहीं हो सकती, तो दैट मीन्स कि आपका सॉफ्टवेयर नीचे नए हार्डवेयर के ऊपर नहीं चलेगा। यस सर, ठीक। ठीक है? सो इसका मतलब है कि अगर नया प्रोसेसर के साथ एक कंप्यूटर लॉन्च करता है और उसमें नया प्रोसेसर है और उस प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन सेट कोई और है, ठीक है? तो जो आपका पुराना प्रोग्राम था वो उस पर तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि उसका तो इंस्ट्रक्शन सेट ही अब चेंज हो गया है। यस सर। ये क्लियर हुआ? यस सर। तो आपने कोशिश ये करनी होती है कि आप अपने हार्डवेयर को चाहे इंप्रूव करें, ऊपर जो आपका इंस्ट्रक्शन सेट है वो चेंज ना हो, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा तो फिर जो पुराना सॉफ्टवेयर है वो नए हार्डवेयर पे भी चलेगा। अगर इंस्ट्रक्शन सेट चेंज हो गया तो पुराना सॉफ्टवेयर नए हार्डवेयर पे चलना बंद हो जाएगा, अनलेस कि एक नए कंपाइलर से आप उसको कंपाइल करें जो कि नए इंस्ट्रक्शन सेट को समझता हो। जी सर, समझ आ गया। क्लियर हो गया ना? यस सर। यस तो सर। ये है सो इंस्ट्रक्शन सेट वो जुबान है जो प्रोसेसर समझता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन सेट को अगर आप तब्दील कर देते हैं तो आपको अपने सारे प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करना पड़ता है और एक नया कंपाइलर बनाना पड़ता है जो नए इंस्ट्रक्शन सेट की इंस्ट्रक्शंस जिसको पता हो, और तो अदरवाइज आपका पुराना सॉफ्टवेयर फिर चलता नहीं है। ओके? ये जो कंपैटिबिलिटी इश्यूज कई दफा आते हैं ना कि ये जी पुराना हो गया है, ये इस पे नहीं चल रहा है, ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन सेट चेंज की वजह से आते हैं। तो कोशिश यही होती है डिजाइनर्स की कि इंस्ट्रक्शन सेट को कम से कम तब्दील किया जाए। तो इसलिए यहाँ पे इस स्लाइड में ये जो लिखा हुआ है ना, डिसएडवांटेज समटाइम्स प्रिवेंट्स एडिंग न्यू इनोवेशंस, ये डिसएडवांटेज यही है क्योंकि आपने जब कोई नई इनोवेशन करनी है, कोई नया चेंज करना है, तो आपने उसमें नई इंस्ट्रक्शंस ऐड करनी है। नई इंस्ट्रक्शंस ऐड कर देंगे तो प्रोग्राम चलना बंद हो जाएगा। सर ये जो एप्स उन पे लिखा हुआ आता है कि इतना iOS सपोर्ट करती हैं, इससे पुराने पे नहीं चलेंगी, वो भी यही होता होगा फिर? वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है ना, क्योंकि वो जो ऐप है वो बेसिकली जब आप डाउनलोड करते हैं वो कंपाइल होती है आपके सिस्टम के अंदर, और वो कंपाइल होके उसके बाद वो आपके सिस्टम के मुताबिक जो है उसका इंस्ट्रक्शन सेट वो जनरेट करता है। तो अगर वो एक खास हद से ज्यादा पुरानी हो जाए तो वो फिर पता लगता है कि नहीं, नीचे हार्डवेयर और इंस्ट्रक्शन सेट इतना चेंज हो चुका हुआ है कि अब वो उसके ऊपर रन ही नहीं हो सकता। सर ठीक है? लेकिन कोशिश यही होती है कि इंस्ट्रक्शन सेट्स जो है ना बहुत जल्दी चेंज ना किए जाएं।
4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल जो है उसको चलाया जाए। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जैसे हम अब नीचे आप निचली लाइन के ऊपर आए, मॉडर्न इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर्स, इसके अंदर लिखे हुए 80x86, ये 7 पेंटियम 7 के 6, ये इंटेल के आर्किटेक्चर्स हैं। तो अभी तक कंप्यूटर्स जो हैं इंटेल का, आप लेटेस्ट ये जो x86 था ना, ये आया था 1980 के अंदर, समझ लिया, 81 82 में। और अभी तक जो आप कोर i7 खरीदते हैं ना, वो भी इसकी इंस्ट्रक्शंस को रिकग्नाइज करता है। यानी इस हद तक ये जो है चल रही है, एक सिस्टम चल रहा है कि 20 साल 25 साल पुराना प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन सेट, तो नए जो प्रोसेसर बनाए जाते हैं वो इस तरह बनाए जाते हैं कि वो पुरानी इंस्ट्रक्शंस भी पूरी रिकग्नाइज करें, और जो नई इंस्ट्रक्शंस आपने स्पेशल डाली हैं वो उनको भी चलाएं। तो ये बहुत पुराना आर्किटेक्चर है इंटेल का, जो चल रहा है। और इसी वजह से 90% कंप्यूटर्स जो हैं वो इंटेल के प्रोसेसर पे होते ही इसलिए हैं क्योंकि सारा कोड जो है, वो जो पुराना कोड होता है वो चल जाता है इसके ऊपर। इसके अलावा जो मशहूर हमारे पास है ना आर्किटेक्चर्स, वो आर्म है। पता नहीं आप में से किसी ने इसका नाम सुना है या नहीं सुना, ARM, आर्म, किसी ने सुना है? अच्छा, आर्म, हाँ, आर्म भी जिस तरह से इंटेल के है ना प्रोसेसर, उसी तरह आर्म भी एक कंपनी है, उनके ये प्रोसेसर्स होते हैं। और ये एप्पल के जितने प्रोडक्ट्स हैं ना, और एप्पल का iOS और एप्पल आईफोन हो या आईपैड हो या कोई भी चीज, उनमें जो आर्किटेक्चर है वो आर्म आर्किटेक्चर कहलाता है। तो ये उससे इंटेल से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है। इसके अलावा एक और बड़ा फेमस आर्किटेक्चर, जी सर, ये जो आप कह रहे हैं कि मतलब हर कंप्यूटर जो होता है आर्किटेक्चर सेट वो अपना वही रन देते हैं, तो ये जो हमारे भी ऐसे इंटेल प्रोसेसर्स में एक बाय डिफॉल्ट फोल्डर बना होता है प्रोग्राम फाइल्स के लिए x86, तो ये हाँ चीज है सर? हाँ, बिल्कुल बात, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, ये वो लेगेसी फोल्डर होता है x86 वाला, कि ये 1980 में जो आर्किटेक्चर इस्तेमाल हो रहा था ना, ये वो है। तो समझ ले, इम्प्रूवमेंट इस तरह होती है कि आपकी एक जुबान है, लेट्स से उर्दू, ठीक है। अब हमने ये किया कि हम उर्दू को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो एक तो ये था कि उर्दू के सारे ही लफ्ज निकाल दिए जाते और एक नए लफ्ज डाले जाते। दूसरी ये कि हम कहते हैं कि नहीं, जो एग्जिस्टिंग लफ्ज हैं वो तो उधर ही रहेंगे, और उसके अलावा ये 100 लफ्ज हमने और ऐड कर दिए हैं उर्दू के अंदर, और इनके मानी ये हैं, ठीक है। तो उस तरह ये होगा कि जो बंदा पुरानी उर्दू बोल रहा होगा उसको भी समझ आ जाएगी, क्योंकि उसके वर्ड्स तो वहीं रहेंगे ना। लेकिन जो बंदा नई उर्दू पढ़ेगा उसके पास लेट्स से 100 लफ्ज एक्स्ट्रा भी होंगे पुराने लफ्जों की निस्बत, ठीक है। तो दोनों लोगों का काम चल जाएगा। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन सेट को इम्प्रूव करते हैं कि पुरानी इंस्ट्रक्शंस भी चलती रहे, आपकी पुराने प्रोग्राम्स भी चलते रहे, और जो नए प्रोग्राम्स हैं, वो जो नए पावरफुल वर्ड्स आपने लिए हैं वो उनको भी इस्तेमाल कर सके, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हर कंपनी, जो बड़ी कंपनीज है ना, जो कंप्यूटर्स बनाती हैं और माइक्रो प्रोसेसर बनाती हैं, उन्होंने अपने अपने आर्किटेक्चर्स बनाए हुए हैं। तो इसलिए जो चीज आपके एंड्रॉयड के ऊपर चलेगी, एंड्रॉयड पे चलने का मतलब ये है कि वो x86 कंपेटेबल है, वो इंटेल आर्किटेक्चर है। वो फिर बगैर रिकम्पाइल हुए आर्म के ऊपर, जो एप्पल का सारा हार्डवेयर है उसके ऊपर वो नहीं चलती, ठीक है। तो ये कल को जब आप एप्स भी डेवलप करेंगे ना, तो आपको ये पता लगेगा कि आप जो कुछ कर सकते हैं एप्पल में, वो शायद आप इंटेल में नहीं कर सकते, और इंटेल जो आपको देता है चीजें, वो एप्पल नहीं देता, और कुछ चीजें उनकी कॉमन होती हैं। तो ये आर्किटेक्चर्स हैं, इनको हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। अच्छा, एक तीसरा आर्किटेक्चर जिसकी मैं बात अभी करना चाह रहा था, वो है मिप्स। इसका भी आप में से किसी ने नाम नहीं सुना होगा, मिप्स आर्किटेक्चर। मिप्स भी बड़ा कॉमन आर्किटेक्चर है, और ये आप समझ लें आपके मोबाइल फोन्स के अंदर बेसिकली जो आर्किटेक्चर फॉलो हो रहा है ज्यादातर, वो मिप्स है। तो हम लोग जो और ये भी हर जगह इस्तेमाल होता है, तो हम लोग जो इस कोर्स के अंदर जो पढ़ेंगे ना इंस्ट्रक्शन सेट, वो मिप्स का होगा। और आपकी जो लैब होगी ना असेंबली लैंग्वेज की, उसमें भी आप मिप्स पे ही प्रोग्रामिंग करेंगे। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि सर हम मिप्स क्यों कर रहे हैं, हम आर्म क्यों नहीं कर रहे हैं, या हम x86 को क्यों नहीं कर रहे हैं, या बाकी कोई और क्यों नहीं कर रहे हैं।
तो इसका जवाब ये है कि मिप्स जो है वो बड़ी क्लोज है टू बोथ पेंटियम एंड आल्सो टू आर्म। तो एक दफा अगर आपको मिप्स की अच्छी प्रोग्रामिंग आ गई तो आपके लिए एप्पल और दोनों पे स्विच करना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि दोनों बहुत मिलते हैं इससे। जैसा मैंने आपको बताया कि हर आर्किटेक्चर जो है वो पंजाबी के डायलेक्ट्स की तरह है। तो जब आपको लाहौर की पंजाबी समझ आ जाएगी ना, तो आप जाके फैसलाबाद की भी पंजाबी बोल ही लेंगे। तो हम आपको वो पंजाबी सिखा रहे हैं जो सबसे कॉमन है, और बाकी उसके डायलेक्ट्स हैं। तो वो आप बाद में खुद जो जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो वो जो आपका बॉस कहेगा कि आपने इसमें करनी है तो वो आप उस पर कर देंगे। ठीक है जी, क्लियर है? तो जो बुक्स है हेनेसी एंड पेटरसन, ये लोग भी मिप्स को इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में भी जब पढ़ाया जाता है तो मिप्स का ही हम आर्किटेक्ट वो पढ़ाते हैं सारी इंस्ट्रक्शंस। तो इस कोर्स में भी आप मिप्स ही पढ़ेंगे और लैब के अंदर भी मिप्स ही करेंगे। ठीक, किसी को कोई इतराज हो इसके ऊपर तो वो बता सकता है, बोल सकता है अभी। सर एक दफा मिप्स रिपीट कर दें, वो कॉल आ गई थी बीच में तो मैं यार आपकी कॉल आ गई थी, सारे लोग। चले कोई और स्टूडेंट रिपीट करे जो मैंने कहा, जो सुन रहा था गौर से। हाँ जी, मिप्स के बारे में कोई बंदा कुछ बता सकता है? अगर कोई कुछ नहीं बता सकता इसका मतलब आप लोग सुन ही कुछ नहीं रहे। हाँ जी, कोई नहीं बता सकता मिप्स के सर बारे में मिप्स कुछ भी। इसलिए यूज करते हैं कि मिप्स काफी क्लोज है, पता नहीं किसके बताया था भी आपने, काफी क्लोज है x86 के और x86 ताकि वो दोनों में अगर आपको मिप्स में प्रोग्रामिंग करनी आ जाए तो आप आर्म्स में भी कर सकते हैं और विंडोज 86 में भी कर सकते हैं, और आगे जाके जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल सही है। चलो यार, वेरी गुड। आपका क्या नाम है? सर मुबर्रिम। हाँ बस ठीक है, मुबर्रम। हाँ यस सर। ये एक स्टूडेंट तो सुन रहा है लेक्चर, बाकी जाग रहे हैं? यस सर। यस सर। पक्की बात है, जाग रहे हैं सारे लोग? यस सर। यस सर। जी सर। चलिए फिर, अच्छा मुझे मेरे सवाल का जवाब दें और क्या आपसे पूछता है। हाँ, मिप्स के बारे में भी और कोई बंदा कुछ बताना चाहता है? चलें इसको छोड़ें, मुझे बताएं फिर इंस्ट्रक्शन सेट क्या हुआ। व्हाट इज एन इंस्ट्रक्शन सेट? कौन बताएगा? सर मैं हाँ जी बताएं। सर जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है वो हार्डवेयर की लैंग्वेज है, और जो ठीक है, जी जी सही कह रहे हैं, आगे। आगे तो कुछ रागों में रोशनी नहीं आ रही। हाँ जी, हार्डवेयर। ये आपका क्या माइक खत्म हो गया, क्या हुआ है? चले, एनी अदर स्टूडेंट? सर मैं बताऊं? हाँ जी बताएं। सर इंस्ट्रक्शन सेट व्हाट इज एन इंस्ट्रक्शन सेट? एक कंप्यूटर का आर्किटेक्चर होता है जिसके अंदर वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। सपोज करें एक पेंटियम ले लें, पेंटियम का एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन सेट होगा जिसके ऊपर उसका पूरा सीपीयू रन करता है। अगर आप इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेट को अपडेट करेंगे जैसे आगे आगे कोर i7, तो उसका इंस्ट्रक्शन सेट पेंटियम से डिफरेंट होगा, पर वो पेंटियम के इंस्ट्रक्शन सेट को सपोर्ट जी जी करेगा, ताकि अगर आप कोई पुराना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो वो उस सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कर सके। अगर आप इंस्ट्रक्शन सेट बिल्कुल ठीक है, चेंज कर वेरी गुड देंगे यार।
तो जो पुरानी जो पहले इंस्ट्रक्शन सेट पे चीज़ें चलती थी वो कंपैटिबल नहीं होंगी न्यू इंस्ट्रक्शन सेट के साथ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो इसका एक मतलब तो ये हुआ कि जब भी कोई कंप्यूटर कंपनी एक नया इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस करवाएगी तो उसको उसके लिए एक नया कंपाइलर भी इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, और वो कंपाइलर वो होगा जो उस इंस्ट्रक्शन सेट को ट्रांसलेट कर सकेगा, यानी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को उसके इंस्ट्रक्शन सेट में। तो आप उस नए कंपाइलर के ऊपर अपने सारे सॉफ्टवेयर को कंपाइल करना पड़ेगा जैसे ही नीचे आर्किटेक्चर चेंज हुआ। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। ओके ठीक है जी, चले हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। नाउ सो कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो कंप्यूटर क्या है? इट इज द इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर प्लस द मशीन ऑर्गेनाइजेशन। सो मशीन ऑर्गेनाइजेशन है नीचे के हार्डवेयर किस तरह से कनेक्टेड है, और इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है क्या है। तो ये दोनों मिलके जो सब्जेक्ट बनता है दैट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अच्छा, अब आगे ना ये एक स्लाइड है 8 ग्रेट आइडियाज ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इस पे हम थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे क्योंकि ये सारी वो चीजें हैं जो कि अभी फिलहाल आप लोगों ने नहीं की और आपके लिए नई होंगी। तो हम जब इन पे थोड़ी सी बात कर लेंगे तो कोर्स आगे चलेगा तो हम इन ग्रेट आइडियाज के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए हम 2-3 तस्वीरें देखते हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा वो करें कि ये अच्छा ये क्या है, क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? एप्पल का आईपैड। एप्पल का आईपैड। एप्पल का ये है आईपैड और ये खुला हुआ आईपैड है। अच्छा, सो ये तो उसका बेसिकली वो है डब्बा जिसके अंदर सारी चीजें फिट हुई हैं। ये ऊपर इसकी स्क्रीन है जो आपको नजर आ रही है, दिस इज द टच स्क्रीन। ये जो 3 आपको ब्लैक नजर आ रहे हैं ये इसकी बैटरी पैक है, ठीक है। और ये जो आपको साइड पे ये नजर आ रहा है छोटा सा बोर्ड, ये इसका मेन मदरबोर्ड है जिसके ऊपर इसके प्रोसेसर और रैम रोम सारा कुछ जो कनेक्टेड है वो सारा यानी इसका ब्रेन सारा मेन हार्डवेयर ये है। तो एक तो चीज आप यहाँ पे नोट करें कि आप देखें कि ज्यादातर इसका जो एरिया है वो स्क्रीन ने लिया हुआ है, स्क्रीन और बैटरी ने। जो एक्चुअली जो हार्डवेयर है, जो चिप इस पे लगी हुई है वो बहुत छोटी सी है और ये टोटल इतना सा बोर्ड है। बाकी इसका सारा आईओ मतलब ये इसके डिफरेंट पोर्ट्स हैं, ये चार्जिंग पोर्ट है, स्पीकर का आउटपुट है, हेडफोन्स आउटपुट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये प्रोसेसर बोर्ड इज हियर, और ये उस बोर्ड की क्लोजअप तस्वीर है। इस बोर्ड के अंदर ये जो आपको नजर आ रहा है ना A5 जिस पे लिखा हुआ है, ये इसका मेन माइक्रो प्रोसेसर है। ये आर्म का प्रोसेसर है, ठीक है। सो इट्स एन आर्म प्रोसेसर, और साथ इसके ये बाकी इसमें जो डी रैम्स, कैशेस और बाकी सारी चीजें। तो ये टोटल बोर्ड है पूरे एप्पल का, और इसमें ही सारी वो इंटेलिजेंस है। इसके अंदर कोई 50 करोड़ ट्रांजिस्टर्स हैं इस, तो इसके ये नहीं है कि ये बोर्ड बहुत छोटा सा है। देयर आर अबाउट 50 करोड़ ट्रांजिस्टर्स इन दिस A5 चिप, ठीक है। और अगर A5 ये जो प्रोसेसर है इसको अगर हम मजीद खोलें और इसको अंदर से देखें तो ये इसके वो हैं, इसमें ये देखें ये आर्म कोर ये डुअल कोर है, ठीक है। ऊपर आप देखें लिखा हुआ है प्रोसेसर डेटा पाथ 2, प्रोसेसर डेटा पाथ 1, और फिर ये प्रोसेसर डेटा पाथ 2, प्रोसेसर डेटा पाथ 1। सो ये डेटा पाथ है, यानी यहाँ पे डेटा मैनिपुलेट होता है। ये डेटा पाथ नंबर 2 है, ये डेटा पाथ नंबर 1 है, और ये आर्म की एक कोर है और ये दूसरी कोर है। सो ये जो एक कोर है ये इस डेटा पाथ 1 को पूरे को कंट्रोल कर रही है, और ये जो दूसरी कोर है ये डेटा पार्ट 2 को कंट्रोल कर रही है। बाकी उसके अलावा इसमें कैश है, इसकी अपनी मेमोरीज हैं, आईओज हैं। यहाँ पे आप देखें वीडियो डैक है, ऑडियो
है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये जाहिर है कि ये प्रोसेसर को हम बड़ा करके देखें, असल में इस प्रोसेसर का साइज टोटल 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर है, और उसके अंदर और ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये आपको इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर्स यहाँ पे नजर नहीं आएंगे क्योंकि ऑब्वियसली हर ट्रांजिस्टर जो है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर है। तो ये मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं इस पूरे चिप के अंदर, और ये डुअल कोर चिप है। ठीक, सो दिस इज द एप्पल A5 प्रोसेसर। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, ये इंटेल के प्रोसेसर का एक छोटा सा हिस्सा है। ये 4 कोर है, तो इसके अंदर ये 4 मेन कोर्स हैं जिसमें सारी आपकी सॉफ्टवेयर रन होता है, और ये इसकी कैश है। ये वो SRAM है जिसकी हमने बात की थी कि SRAM होती है, तो ये सारी कैश है। यहाँ पे टेम्परेरली जो प्रोग्राम आप रन कर रहे होते हैं वो प्रोग्राम यहाँ पे स्टोर होता है, और जो डेटा आप जिस पे ऑपरेट कर रहे होते हैं वो डेटा यहाँ पे प्रोसेसर के अंदर ही स्टोर किया जाता है, ताकि वो बड़ा क्विकली जिस कोर को भी चाहिए हो डेटा आपका यहाँ पे भी पड़ा हो, और जिस कोर को भी चाहिए हो वो डेटा यहाँ से एक्सेस कर ले। अगर आप इस डेटा को मेमोरी में रखेंगे तो मेमोरी से डेटा को लाने में और ले जाने में बहुत टाइम लग जाएगा और एनर्जी भी खर्च होगी। तो प्रोसेस ये करते हैं कि जो प्रोग्राम करेंटली आप रन कर रहे होते हैं उस प्रोग्राम को वो यहाँ पे ले आते हैं इस कैश के अंदर। ये एक मेमोरी होती है और उसका डेटा भी इस कैश में ले आते हैं, तो वो फिर बड़ा क्विकली रन होता है इन कोर्स के ऊपर, क्योंकि कोर्स को डेटा फौरन मिल जाता है। अगर आप कोई बिल्कुल नया प्रोग्राम एकदम स्टार्ट करें तो आपने देखा होगा वो शुरू में बड़ा स्लो होता है, उसको लोड होने में टाइम लगता है। तो वो क्या हो रहा था उस वक्त कि वो मेमोरी से वो प्रोग्राम आपका पूरा सॉफ्टवेयर लोड हो रहा होता है इनटू दिस कैश। तो जब तक वो कैश में लोड नहीं हो जाता वो स्लो चलता है, जब एक दफा वो कैश में आ जाता है तो एकदम से उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ये आपका वो कोर है, इसको छोड़ दें अभी फिलहाल। ये एक सिलिकॉन वेफर है बेसिकली, आप समझ लें ये तकरीबन इसका डायमीटर वुड बी अबाउट 12 इंचेस, और ये बिल्कुल थिन वेफर होता है। इसके ऊपर ये प्रोसेसर्स बनाए जाते हैं। तो ये 12 इंच का वेफर है और इसके ऊपर 280 प्रोसेसर्स हैं। ये 280 चिप्स का मतलब है इसको काट के हर प्रोसेसर को पैकेज किया जाएगा, तो 280 प्रोसेसर्स इसमें से निकलेंगे इंटेल के कोर i7, और हर प्रोसेसर का साइज है 20 मिलीमीटर बाय 10 मिलीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर्स बाय 1 सेंटीमीटर साइज है, और इसके अंदर 1 बिलियन ट्रांजिस्टर्स हैं हर इस प्रोसेसर के अंदर, 1 अरब। ठीक है जी, है ना इम्प्रेसिव टेक्नोलॉजी? यस सर। यस Yes, सर। sir. चलें, ये स्लाइड हमारी खत्म होगी, मैं अगली स्लाइड आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, आप लोगों को अगर थोड़ी ब्रेक चाहिए तो हम 5 मिनट की ब्रेक ले सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 2। सर आप कंटिन्यू करें। चलें ठीक है। अच्छा, सो चैप्टर 2 जो है हमारे बुक का, वो है द रोल ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा, अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मसला, अब हम एक्चुअल कोर्स के ऊपर आ रहे हैं। अभी तो हमारी किस्से कहानियां थी ना, तो एक्चुअल लेट्स स्टार्ट विद दिस। अच्छा, अब पहली बात ये है कि ज़ाहिर है हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, द आइडिया इज कि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जाए, कंप्यूटर को किस तरह फास्ट किया जाए या उसको इम्प्रूव किया जाए, उसकी परफॉर्मेंस को जो इस वक्त है उससे आगे उसको लेके जाना है हमने। और ज़ाहिर है ये परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रही है तो ही आपको ये इम्प्रूवमेंट्स नजर आती हैं हर दफ़ा, नए मोबाइल्स और नए लैपटॉप्स और नए फीचर्स, तो परफॉर्मेंस है। लेकिन इशू ये है कि हम लोगों ने परफॉर्मेंस मेजर करनी है, हमने उसको रिपोर्ट करना है, और उसके बाद फिर ही हम डिसाइड कर सकते हैं ना। आपके पास आप दुकान पे जाते हैं, वो आपको 2 लैपटॉप्स दिखाता है, एक लैपटॉप 50,000 का है, दूसरा लैपटॉप 60,000 का है। आपने डिसाइड करना है, अब वो कहते हैं जी 60,000 वाला बेहतर है। अब वो किस तरह बेहतर है, यानी उसकी वो अगर वो ये कहता है इसकी परफॉर्मेंस बेहतर है, तो किस तरह वो बेहतर है,
किस तरह वो कह रहा है, सिर्फ हम क्या उसकी बात मान लें या हम मार्केटिंग की बात मान लें कि चूंकि इसका इश्तिहार बहुत दफा आया है तो ये बेहतर है। और दूसरी बात ये कि क्या वाकई ही आपको जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है, क्या आपको नई मशीन चाहिए उससे वो मसला हल होगा, या नए ऑपरेटिंग सिस्टम से वो मसला हल होगा, या नए सॉफ्टवेयर से वो मसला हल होगा। तो ये चीजें भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि इंस्ट्रक्शन सेट का क्या इफेक्ट है। तो ये इससे ये जज करना कि एक चीज दूसरे से बेहतर है किस लिहाज से, अब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मसलन हम एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों को आवाज आ रही है क्लियर? नो सर, कट रही है आवाज। कट रही है? अच्छा, मैं डिस्कनेक्ट करके एक दफा फिर कनेक्ट होता हूँ। हाँ जी, मैं दोबारा कनेक्ट हुआ। आप लोगों को अब आवाज क्लियर आ रही है या कट रही है अभी भी? सर बेहतर है। हाँ जी, एनीवन, आवाज क्लियर आ रही है या कट रही है? सर बेहतर है। सर अब काफी बेहतर। बेहतर है। अच्छा, एक सेकंड जरा वेट करें। बस ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से ना हम लोग ये 10-10 15-15 मिनट के मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही रखूंगा, ताकि उसमें फिर ये आवाज की जो प्रॉब्लम है ना ये नहीं रहती। ओके, सो लेट्स स्टार्ट शेयरिंग। अच्छा, जब आवाज कटना शुरू हुई थी मैं ये बात कर रहा था कि अगर आप एक शॉप के ऊपर जाते हैं, वो आपको 2 लैपटॉप्स दिखाता है और वो कहता है कि ये वाला लैपटॉप जो है ना इसकी परफॉर्मेंस दूसरे लैपटॉप से बेहतर है। अब इस चीज को हम लोगों ने मेजर करना है कि दोनों वो बेहतर किस तरह है। मसलन क्या उसकी मेमोरी ज्यादा है इसलिए वो बेहतर है, उसका प्रोसेसर फास्टर है इसलिए बेहतर है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है, उसमें विंडोज 10 है, विंडोज 7 नहीं है। तो इसमें ना बहुत सारी कंफ्यूजन आ जाती है कि परफॉर्मेंस को हम लोगों ने पहले तो डिफाइन करना है कि व्हाट डू वी मीन बाय परफॉर्मेंस। ठीक है, तो एक बंदा कहता है परफॉर्मेंस इसलिए बेहतर है क्योंकि इसकी स्क्रीन बड़ी है, इसके कलर्स बेहतर हैं, इसकी साउंड बेहतर है। तो ये तो जितने लोग होंगे उतनी ही डेफिनेशंस बन जाएंगी परफॉर्मेंस की कि ये मोबाइल क्यों बेहतर है, इसकी जी बैटरी टाइम ज्यादा है। कोई कहेगा जी इसकी परफॉर्मेंस इसलिए बेहतर है कि इस पे गेमें ज्यादा चल जाती हैं। तो सो हमें सबसे पहले तो क्वांटिफाई करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस है क्या। ठीक है, तो इसकी एक मैं मिसाल देता हूं। अब आप लोगों को आवाज आ रही है क्लियर? यस सर, गुड है। यस सर। ठीक है। अच्छा, सो व्हाट डू वी मेजर जब हम ये कहते हैं कि हम परफॉर्मेंस
की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली हम किस एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स से मैं इसने एक मिसाल दी, हमारे पास 4 मुख्तलिफ जहाज हैं। हमारे पास है बोइंग 737, बोइंग 747, कॉनकॉर्ड और मैकडॉनल्ड डगलस का DC 850। 737 100 पैसेंजर्स कैरी कर सकता है, 747 470, कॉनकॉर्ड 130 और ये जो डगलस DC है ये 146। रेंज 737 की 630 मील है, 747 की 4000 मील है, कॉनकॉर्ड की भी 4000 है और DC 8 की 8700 मील है। स्पीड बोइंग की 737 की 598 माइल्स पर आवर है, 747 की 610 है, कॉनकॉर्ड की 1350 माइल्स पर आवर है और DC 8 की 544 माइल्स पर आवर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं जी इसमें से किस जहाज की परफॉर्मेंस बेस्ट है, तो आप क्या जवाब देंगे? मसलन सर कॉन्कॉर्ड। कॉनकॉर्ड की बेस्ट है क्योंकि उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। यस यस सर। अच्छा, सर लेकिन स्पीड पे तो हाँ डिपेंड नहीं कर सकता ना। अब रेंज देखें, अब डगलस की रेंज ज्यादा है और बोइंग की जो है वो पैसेंजर कैपेसिटी ज्यादा है 7 की। बिल्कुल, तो बिल्कुल आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट ये है कि खाली एक चीज तो नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि देखो वो कॉनकॉर्ड जो है वो 132 लोगों को ठीक है आधे टाइम में पहुंचा देगा, लेकिन पहुंचाएगा तो सिर्फ 132 लोगों को ना, जबकि अगर हम बोइंग पे जाते हैं तो हम 470 लोगों को 2 घंटे में पहुंचा देंगे। तो ये 132 लोगों को 1 घंटे में पहुंचाएगा, जहां वहां बोइंग 470 लोगों को 2 घंटे में पहुंचा देगा। तो इसके अंदर कॉनकॉर्ड को 4 फ्लाइटें करनी पड़ेंगी उतने लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जितनी बोइंग को 1 फ्लाइट करनी पड़ेगी। तो उस लिहाज से बोइंग 747 की तो परफॉर्मेंस बेहतर हो गई क्योंकि उसने 470 बंदे मूव किए 2 घंटे में और इसने 470 बंदे मूव करने हैं 4 घंटे में। ऐसा ही है ना? यस। फिर रेंज भी हो गई। तो इसलिए जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो अगेन यही झगड़ा स्टार्ट होता है कि परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ व्हाट, खाली स्पीड, खाली रेंज, खाली नंबर ऑफ पैसेंजर्स, या इन सब का एक कोई पूरा एक कॉम्बिनेशन जो हमें बताएगा कि परफॉर्मेंस बेहतर है या नहीं बेहतर। तो कुछ लिहाज से कॉनकॉर्ड बेस्ट है, कुछ लिहाज से 747 बेस्ट है, कुछ लिहाज से DC 8 बेहतरीन है और कुछ लिहाज से 737 बेहतर है। ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। कंप्यूटर्स के अंदर भी एग्जैक्टली इसी टाइप का ही प्रॉब्लम है। अब उस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट वी डू इज कि हम डिफाइन करते हैं कंप्यूटर परफॉर्मेंस को, सिर्फ हमारा एक मेजरमेंट होती है और वो होती है टाइम, ठीक है। सो उसने उसको एम्फसाइज करने के लिए लिखा है टाइम टाइम टाइम। कंप्यूटर परफॉर्मेंस में द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज टाइम। सो जब मैं ये कहूंगा कि इस कंप्यूटर की परफॉर्मेंस उस कंप्यूटर से बेहतर है, तो व्हाट आई मीन इज कि ये कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है कम टाइम में एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको? यस सर। हाँ। सो हम लोग परफॉर्मेंस जब मेजर करेंगे CPU की, और ज्यादा यहाँ पे हम CPU की बात कर रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर की, यानी मेन आपका जो कोर होता है, तो हम टाइम की बात करेंगे। सो जब मैं लैपटॉप की बात करूंगा इसकी परफॉर्मेंस है, तो दैट मीन्स कि एक प्रोग्राम जो किसी और लैपटॉप पे 8 सेकंड में चलता है, मेरे लैपटॉप पे 6 सेकंड में चलता है, एंड दैट विल बी माय मेजर। इट वोंट बी कि उसका डिस्प्ले कितना बड़ा है, उसमें रैम कितनी लगी हुई है, उसकी बैटरी कितनी देर चलती है, या कुछ भी। जब हम परफॉर्मेंस का वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो हमारा मतलब हमेशा उसका टाइम होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। सो इट्स क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम में भी 2 मुख्तलिफ तरह की चीजें आ जाती हैं। मसलन एक टाइम होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम, इसको इलैप्स्ड टाइम भी कहते हैं, लेटेंसी भी कहते हैं। रिस्पॉन्स टाइम क्या है? रिस्पॉन्स टाइम ये है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर माई जॉब टू रन।
मीनिंग के मैंने जब उसको जो काम दिया था किसी कंप्यूटर को, उसने कितनी देर में वो काम कंप्लीट किया, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू एग्जीक्यूट, start to finish my job, how long must I wait for the database को। यानी कि ये बेसिकली ना इंडिविजुअल यूजर के कंसर्न्स है कि आप मसलन एक वेबसाइट पे गए, आप लॉग इन हुए, उस वहां पे आपने कोई फॉर्म डाउनलोड करना था या कोई आपने कोई काम करना था, तो आप एज एन इंडिविजुअल यूजर आप सिर्फ इस बात में कंसर्न है भाई कितनी देर में मुझे रिस्पॉन्स आया, मैंने ये क्वेरी भेजी, मुझे जवाब कितनी देर के अंदर आया, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम। अच्छा, एक चीज है जिसको आप कहेंगे थ्रूपुट। अब थ्रूपुट इंडिविजुअल यूजर का मसला नहीं है, लेकिन अगर आप एक सिस्टम्स मैनेजर हैं या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं या आप एक सर्वर को मैनेज कर रहे हैं, तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है थ्रूपुट। थ्रूपुट ये है कि आपके सर्वर के ऊपर एक वक्त में कितने लोग जो हैं वो लॉग इन होके उससे डेटा ले सकते हैं, यानी हाउ मेनी जॉब्स कैन द मशीन रन एट वंस, what is the average execution rate, how much work is getting done। यानी जब आप सिस्टम एडमिन के लेवल के ऊपर जाएंगे तो उससे ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि इंडिविजुअल यूजर को कितने सेकंड लगे जवाब आने में, वो ये देखेगा कि कितने यूजर्स की जो क्वेरी थी वो मेरे सर्वर ने आंसर कर दी। अगर 1 घंटे में पुराना सर्वर जो था वो 100 यूजर्स को हैंडल कर रहा था और नया सर्वर 150 यूजर्स को हैंडल कर रहा है, तो यू विल बी हैप्पी। मे बी इंडिविजुअली हर यूजर का टाइम कम नहीं होगा, ठीक है, हर यूजर का टाइम इंडिविजुअली कम नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल 150 यूजर्स का टाइम कम हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन थ्रूपुट एंड रिस्पांस टाइम। थ्रूपुट ये है कि टोटल काम कितना हुआ और रिस्पांस टाइम ये है कि इंडिविजुअल यूजर को कितना टाइम लगा। क्लियर है जी? ये सर इसलिए जब ज्यादा लोग वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं तो वेबसाइट डाउन हो जाती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो जो सर्वर होता है वो उतनी रिक्वेस्ट जो है उसको प्रोसेस नहीं कर पाता, तो वो जो है या वो क्रैश हो जाता है या वो इतना ज्यादा टाइम लेना शुरू कर देता है कि वो आपको यही लगता है कि कोई रिस्पांस उसके ऊपर आ ही नहीं रहा। तो आपकी जो परफॉर्मेंस की टाइम की भी डेफिनेशन है ना, वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन कि आप सिस्टम लेवल पे चीज को ट्रीट कर रहे हैं या इंडिविजुअल लेवल के ऊपर ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। अब मसलन एक सवाल ये है कि ये नीचे मैं इसको फुल स्क्रीन कहता हूँ कि अगर हम लोग एक नई मशीन लेते हैं, ये एक सेकंड, if we upgrade a machine with a new processor, what do we increase? दूसरा सवाल है, if we add a new machine to the lab, what do we increase? So कोई पहले सवाल का जवाब देगा कि if we upgrade a machine with a new processor का मतलब है कि नया प्रोसेसर है और वो बेहतर है, तो आप एक्चुअली किस चीज को इम्प्रूव कर रहे हैं? रिस्पांस टाइम को। रिस्पांस टाइम को मेनली। if we add a new machine to the lab, what do we increase? थ्रूपुट। अच्छा, बिल्कुल सही आपका जवाब है, लेकिन इसमें एक बात ऐसे याद रखें कि अगर मेरे पास एक ही सर्वर था और उस सर्वर पे मैंने नया प्रोसेसर लगा दिया, तो एक्चुअली मैंने थ्रूपुट भी इंक्रीज की, क्योंकि वो प्रोसेसर तेज होगा ना तो थ्रूपुट भी बढ़ेगी, वो ज्यादा यूजर्स को हैंडल करेगा कम टाइम के अंदर। समझ रहे हैं बात? यस। तो थोड़ा बहुत थ्रूपुट पे भी, लेकिन हाँ अगर आप खाली एक मशीन और ऐड कर रहे हैं तो आपका जो रिस्पांस टाइम है उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअल यूजर तो या एक मशीन पे जाएगा या दूसरी मशीन पे जाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां पहले 50 यूजर्स इकट्ठे इस्तेमाल कर रहे थे, अब आपने मशीन ऐड की तो 100 यूजर्स इकट्ठे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हो सकता है कि इंडिविजुअल यूजर का है कि यार मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आपका नेट तो उतना ही स्लो है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि पहले वो नेट जो था वो 100 लोगों को सर्व कर रहा था, अब 200 लोगों को सर्व कर रहा है। ठीक, क्लियर जनाब? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सो एनीवे, समरी इज के टाइम हमारा एक्चुअल मेजरमेंट का क्राइटेरिया होगा, बाकी कोई चीज नहीं होगी, और इसमें हमारा बेसिक टाइम जो है वो रिस्पांस टाइम होगा। अच्छा, अब रिस्पांस टाइम पे भी हम बात करते हैं ना, एग्जीक्यूशन टाइम, इसके अंदर भी असल में ना 2-3 मुख्तलिफ तरह के टाइम आ जाएंगे,
और हमने फिर देखना होगा कि क्या होता है। अच्छा, एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं इलैप्स्ड टाइम। क्या कहते हैं? इलैप्स्ड। इलैप्स इंग्लिश का वर्ड है, इसका उर्दू में तर्जुमा होता है कि कितना टाइम गुजर गया। ठीक है, कितना टाइम लगा, चले हम इसको इस तरह कह लेते हैं, कितना टाइम लगा, इलैप्स टाइम। इलैप्स टाइम ये है कि आपने कंप्यूटर को एक कमांड दी और कितनी देर के बाद उसने आपको उस कमांड का जवाब दे दिया। मसलन आपने एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, कितनी देर में वो रन हो गया, 6 सेकंड में हुआ, 7 सेकंड में हुआ, ये होता है इलैप्स टाइम। अच्छा, इलैप्स टाइम के अंदर हर चीज आ जाती है। इलैप्स टाइम में जब आपने प्रोग्राम चलाया तो उसने डिस्क को भी एक्सेस किया, उसने मेमोरी को भी एक्सेस किया, अगर वो आईओ का कोई वेट कर रहा था, नेट का वेट कर रहा था, वाईफाई का वेट कर रहा था, उसने वो भी किया। इस दौरान हो सकता है वो अदर प्रोग्राम्स भी चला रहा था, क्योंकि आपके कंप्यूटर पे पीछे और 10 चीजें और भी चल रही होती है ना, वो भी उसी प्रोसेसर पे चल रही होती हैं। पीछे कोई क्लॉक चल रही है, कैलेंडर चल रहा है, एक विंडो ओपन है, क्रोम चल रहा है, तो उस दौरान उसने उनको भी चलाया। तो आपका प्रोग्राम तो चलाया ही चलाया, उसने उसको भी चलाया। तो इलैप्स टाइम में ये सारी डिलेज हम ऐड करते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो ये कहते हैं कि इट्स अ यूजफुल नंबर बट ऑफन नॉट गुड फॉर कंपैरिजन पर्पसेस, क्योंकि इलैप्स टाइम में आपका सीपीयू टाइम है प्लस आपका वेट टाइम है। जहाँ पे अब वो सीपीयू एक्चुअली आपका प्रोग्राम नहीं चला रहा था, वो बेसिकली आईओ का वेट कर रहा था या वो कोई और प्रोग्राम चला रहा था। और सीपीयू टाइम वो टाइम है जिसमें वो स्पेसिफिकली आपका प्रोग्राम चला रहा था। तो इलैप्स टाइम जो है, दैट इज द सम ऑफ योर सीपीयू टाइम प्लस योर वेट टाइम। क्लियर जी? हर एक को क्लियर है ये? यस सर। ठीक। अच्छा, अब बात ये कि अगर हम सिर्फ इलैप्स टाइम के ऊपर कंपेयर करना शुरू कर दें तो हो सकता है हमारा जवाब फिर गलत निकल आए। क्यों? क्योंकि एक कंप्यूटर का इलैप्स टाइम ज्यादा था, लेकिन आपको नहीं पता कि उस दौरान उसके ऊपर 10 और ऐप्स चल रही थी, उस दौरान उसका वाईफाई खराब था, उस दौरान कोई और मसला था। तो जो इलैप्स टाइम था वो तो चूंकि सम था वेट टाइम और सीपीयू टाइम के, तो इलैप्स टाइम ज्यादा निकल आया, तो यू विल अगेन मेक अ मिस्टेक। सो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीपीयू टाइम, कि ये वो वाला टाइम जो सीपीयू ने सिर्फ आपके प्रोग्राम के ऊपर इस्तेमाल किया, वो उसमें हम लोग इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, हम उसके वेट टाइम में इंटरेस्टेड नहीं है, उससे हमारा जवाब फिर गलत हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो हम अब इलैप्स टाइम से आ गए सीपीयू टाइम के ऊपर। अच्छा, अब सीपीयू टाइम के भी दो हिस्से होते हैं, ठीक है। सीपीयू टाइम में सीपीयू टाइम की अगर हम इक्वेशन देखें तो सीपीयू टाइम इज इक्वल टू यूजर सीपीयू टाइम प्लस सिस्टम सीपीयू टाइम। अच्छा, सिस्टम सीपीयू टाइम है ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइम, यानी कि आपके ही प्रोग्राम को चलाने के लिए कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ने भी कोई टाइम लिया, विंडोज ने या यूनिक्स ने या जो भी आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्राम आपका ही चल रहा था, लेकिन उसमें ओएस का भी टाइम शामिल हो गया। सो जब हम सीपीयू की टाइम की बात करते हैं तो उसमें याद रखें कि दो चीजें मिलके वो टाइम बनाती हैं। एक यूजर सीपीयू टाइम होता है और एक होता है आपका सिस्टम सीपीयू टाइम, ठीक है। और इलैप्स टाइम आपका क्या होता है? यूजर सीपीयू टाइम प्लस सिस्टम सीपीयू टाइम प्लस वेट टाइम। सो इलैप्स टाइम आपका टोटल टाइम है, यूजर सीपीयू टाइम आपका वो टाइम है जो सीपीयू ने सिर्फ आपको दिया, सिस्टम सीपीयू टाइम वो टाइम है जिस दौरान वो एंड्रॉयड या जो उसका ओवरहेड था वो है, और प्लस वेट टाइम है जो आपके आईओ, मेमोरी, डी रैम्स, हार्ड डिस्क एक्सेस, यूएसबी एक्सेस, उस दौरान जो जो चीजें उसको करनी पड़ी। तो ये आपका टोटल इलैप्स टाइम बना। सो हमारा फोकस किस पे होगा? यूजर सीपीयू टाइम के ऊपर, कि वी आर नॉट गोइंग टू ट्राई टू इम्प्रूव द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, और वी आर नॉट गोइंग टू ट्राई टू इम्प्रूव डिस्क, हार्ड डिस्क या मेमोरी, या उसको हम नहीं इम्प्रूव करेंगे। हम इम्प्रूव करेंगे यूजर सीपीयू टाइम को, कि किस तरह से सीपीयू कम से कम टाइम ले आपके प्रोग्राम को चलाने के लिए, और इसको हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूशन टाइम।
So time spent executing the lines of code that are in our program. This is what our focus will be. लेकिन ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है, इलैप्स टाइम क्या होता है, सीपीयू टाइम क्या होता है, सिस्टम सीपीयू टाइम क्या होता है, वेट टाइम्स क्या होते हैं. ये हर मुख्तलिफ जगह पे अब हमारे आगे आते रहेंगे, लेकिन हम ज्यादा इंप्रूव करेंगे अपने यूजर सीपीयू टाइम को. ठीक है जी, क्लियर है सर? यूजर सीपीयू टाइम ही एग्जीक्यूशन टाइम? जी, दैट इज द एग्जीक्यूशन टाइम. And CPU execution time, not execution time. हाँ, वो execution time तो total time हो गया ना, वो तो एक तरह का elapsed time हो गया. अच्छा, अब बस ये एक आखिरी स्लाइड है, मेरा ख्याल है आज के लिए काफी है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट उसमें करेंगे. Definition of performance. For some program running on machine X, performance of X is equal to 1 over execution time. So performance क्या होती है? Performance is equal to 1 over execution time. So execution time अगर 10 seconds है तो 1 over 10 जो भी नंबर आता है, that is performance. ठीक है? और जब हम कहते हैं X is n times faster than Y, that means कि performance of X divided by performance of Y is equal to n. So that means कि अगर मैं कहता हूँ कि my computer X is 2 times faster than Y, तो इसका मतलब है कि मेरी परफॉर्मेंस 2 गुना ज्यादा है X की परफॉर्मेंस Y की परफॉर्मेंस से. और परफॉर्मेंस क्या है? 1 ओवर एग्जीक्यूशन टाइम. सो जितना एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा, परफॉर्मेंस उतनी ही ज्यादा होगी. ये इसका रेसिप्रोकल है. ठीक है, तो ये नोट कर लें फॉर्मूलाज. परफॉर्मेंस इज इक्वल टू 1 ओवर एग्जीक्यूशन टाइम. And performance of X over performance of Y is equal to n. ठीक है जी, चले, मेरे ख्याल है आज के लिए काफी है या और पढ़ना है? काफी है. ओके, सो चले फिर रिकॉर्डिंग अब आप इसकी रोक दें. और सीआर यार, मुझे आपने एक बस